राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए हुए भाषण का बहिष्कार कर दिया। ना तो इस समारोह में राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के अंदर वो गए और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता राज्यसभा के अंदर वो गए, और इसके अलावा विपक्ष का कोई बड़ा नेता वहां पर मौजूद लाल किले पर दिखाई भी नहीं दिया। और इसकी वजह क्या? वजह वही कि नरेंद्र मोदी वो अपने आप को ही देखना चाहते हैं, सम्मान देते नहीं हैं, पीछे सीटों पर बैठा देते हैं। कांग्रेस ने अब नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 76 मिनट का भाषण दिया, 76 मिनट्स का भाषण दिया, और उसके बाद में अब कांग्रेस का इस पर पलटवार आया है। लेकिन एक चीज जो देखने को मिली, आज लाल किले की प्राचीर से जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल रहे थे, और जब बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो क्या ही बोले होंगे, किस तरीके से बोले होंगे और कैसे लड़खड़ाते हुए बीच बीच में नजर आए, यह भी आज वीडियो वायरल हो रही है। लेकिन जैन जी का डर ऐसा है, जैन जी को लेकर के अब सरकारों की जो सोच है वो कुछ इस कदर बदली है कि नरेंद्र मोदी को भी जैन जी की बात करनी पड़ी। और जैसे ही नरेंद्र मोदी का वहां पर संबोधन खत्म हुआ, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बतौर मुख्यमंत्री 15 अगस्त पर उत्तर प्रदेश की जनता के नाम अपना संबोधन दिया, अपना भाषण वहां पर दिया, और वहां पर वो भी जैन जी को लेकर के बोलते हुए नजर आए और कहा कि हमारी सरकार अब बहुत जल्द जैन जी को लेकर के, युवाओं को लेकर के एक नई पॉलिसी, नई स्कीम लेकर के आ रही है। ये लोग कितना पिछड़ गए हैं। 10 साल से जो मुख्यमंत्री है, डबल इंजन सरकार जो चला रहे हैं, और वो अब कह रहे हैं जब चुनाव में 6-7 महीने का समय बचा है तब वो कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए नई पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। अब जरा ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर 2024 की है। राहुल गांधी को पीछे बैठा दिया गया था, और इस वजह से कि राहुल गांधी को पीछे बैठा दिया गया, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष पहले जब सुषमा स्वराज थी तो उस वक्त में उनको आगे की पंक्ति में जगह दी जाती थी। नेता प्रतिपक्ष को शैडो प्रधानमंत्री भी कहा जाता है, लेकिन नरेंद्र मोदी पीछे बैठा देते हैं। और उसके बाद में पिछले साल 2025 में भी राहुल गांधी नहीं गए, और अब की बार 2026 में भी राहुल गांधी नहीं गए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं गए। दोनों लगातार 2 साल से अब लाल किले पर नरेंद्र मोदी के संबोधन में शामिल होने के लिए जा ही नहीं रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें हैं। कांग्रेस के इंदिरा भवन मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया गया। वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने झंडा फहराया, बीजेपी पर पलटवार भी किया, भाषण भी दिया। सोनिया गांधी यहां पर मौजूद थे, राहुल गांधी यहां पर थे, कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर मौजूद थे, सांसद यहां पर बहुत सारे मौजूद थे। लेकिन आप पहले जरा नरेंद्र मोदी को सुनिए। नरेंद्र मोदी किस तरीके से लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के। समय था 2014 के पहले सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का बायो इकोनॉमी का काम होता था। मेरे देश के नौजवान, आपने क्या कमाल कर दिया है। देखिए, नीतियां जब सही होती है, लक्ष्य जब साफ होता है, तो मेरे देश के नौजवान कैसा करके थे। बायो इकोनॉमी में देश की युवा शक्ति ने सामर्थ्य दिखाया। 2014 के पहले जो 60,000 करोड़ का कारोबार था, आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी 20 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। दोस्तों, दो 2009-10 का कालखंड था, सिर्फ 25 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे देश में बिके थे। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे 2009-10 में। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब हर चीज में जैन जी की बात हो रही है, हर चीज में युवा को डाला जा रहा है, और नतीजा क्या है? नतीजा आपके सामने है। राहुल गांधी ने भी एक वीडियो शेयर की है, ये जरा वीडियो देखिए आप। ये राहुल गांधी ने आज स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए वीडियो शेयर की, और इसमें वो जैन जी की बात करते हुए नजर आए, युवा की बात करते हुए नजर आए। राहुल ने बाकायदा ट्वीट किया
कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिया गया सिर्फ एक तोहफा नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। यह जिम्मेदारी है सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलने की, संविधान और तिरंगे के मूल्यों को अपने दिल में रखने की और हर हाल में लोकतंत्र की रक्षा करने की। मुझे गर्व है कि हमारे देशवासी, खास करके युवा, इन मूल्यों की रक्षा करने के लिए एकजुट है। कुल मिलाकर के इस वक्त में देश की जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ जेन जी और युवा के आसपास चल रही है। हालांकि पहले से भी देश की जो सियासत थी वो युवाओं के इर्द गिर्द रहती थी, लेकिन अब युवाओं ने अपना जो स्थान हासिल किया है, हर कोई जेन जी की बात करने के लिए मजबूर हो गया है। आप जरा एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ को, और हंसी आती है कि 10 साल जो डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, जिनको कोई रोक टोक नहीं, जो बीजेपी के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं, वो अब कह रहे हैं, जो चुनाव में केवल 6-7 महीने का वक्त बचा है, 6-7 महीने का जब वक्त बचा है, तब वो कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। युवाओं के लिए किया क्या है उसको आंकड़ों के साथ में आप गिनवाते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लिख करके भाषण दे दिया और उसको योगी आदित्यनाथ पढ़ करके सुना रहे हैं, आंकड़े पेश नहीं कर रहे हैं। सुनिए एक बार जरा। आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है, उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। आज घोषणा करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले की प्राचीर से नक्सलवादी सोच की बात की, और नक्सलवादी सोच की जब बात हो रही है तो देश में सवाल खड़ा हो रहा है कि भाई आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। आप जो है वो जब अभी भी विक्टिम कार्ड या देश की सरकार को जो है वो गिराने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है, इस वाले सिंड्रोम से कब बाहर आएंगे, इस वाले माहौल से कब बाहर आएंगे, कब तक जो है वो यही सारी चीज चलती रहेंगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको सुनिए आप, उन्होंने किस तरीके से अमित शाह के ऊपर निशाना साधा है कि अमित शाह वो कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, भाषण नहीं दिया जा रहा है, भाषण नहीं देने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाई आप अगर आते संसद के अंदर अपनी बात बोलते तो आपको भाषण देने से कौन रोकता। प्रधानमंत्री जी का सवालों का जवाब न देना पार्लियामेंट में, क्या ये लोकतंत्र का तरीका है? हमने क्या उठाया? लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, हमने जो सवाल उठाए वो विद्यार्थियों के सवाल थे। उनके ऊपर जो अन्याय हुआ, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, उनको जो मारा गया, पीटा गया,
उसके सवाल थे, उन सवालों का जवाब हमारे ये लोग साहब मांग रहे थे, हम भी मांग रहे थे, लेकिन उस भय से वो भाग रहे थे, वो अंदर ही नहीं आ सके। ना होम मिनिस्टर अंदर आ सके, ना प्राइम मिनिस्टर अंदर आकर अपने कमरे में छुप के बैठकर सुन रहे थे। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब होम मिनिस्टर ने एक बयान दिया बाहर। क्या बयान दिया? उन्हें क्या, मैं तो चुप अपने रूम में बैठ के सुन रहा था, हाउस चल रही नहीं थी, उसीलिए मैं अंदर आ नहीं सका। मैं पूछता हूं मेरे दोस्त, अगर तुम पार्लियामेंट में आते, क्या तुम्हारा उम्र कम होने वाली थी? क्या तुम्हारी पार्टी घटने वाली थी? अरे रूम में बैठ के सुनते हैं। जनता ने तो तुमको गवर्नमेंट करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए भेजा है, रूम में बैठने के लिए नहीं। तो ये मेरे को भाषण करने का अवसर नहीं मिला। अवसर कैसा मिलता? घर में बैठ के, रूम में बैठ के। आओ पार्लियामेंट में आकर अपने विचार को रखो, हम भी उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन हमेशा ये झूठ बोलने की उनको आदत है। ये एक झूठ उन्होंने बोला। इसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी वो हर चीज को इस तरीके से बताते हैं कि जैसे 2014 के बाद से ही चीजें शुरू हुई है। और आज भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि 2014 से पहले इलेक्ट्रिक कार नहीं थी, कुछ ही संख्या में केवल इलेक्ट्रिक कारें थी। 2014 से पहले एलपीजी वो पाइपलाइन के जरिए नहीं आ रही थी। तो ये चीजें तो अब कोई कहे कि 2014 के समय पर तो ये थोड़ा बहुत फिर भी आ गया था। 1950 में मोबाइल फोन नहीं थे, 1950 में कंप्यूटर नहीं था, लैपटॉप नहीं था। क्यों नहीं था हमारे पास? ये एक टेक्नोलॉजी है, एक प्रोसेस है। और वो जो टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस है, अब हम कहें कि भाई आज हमारे पास में 5G है, 6G है, 8G क्यों नहीं है? हमारे पास में 10G का नेटवर्क क्यों नहीं है? 3G था, 2G था, 4G था, 5G अब आ गया है। तो एक धीरे धीरे प्रोसेस है ये। लेकिन खड़गे साहब कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है लेकिन नाम नहीं बदला। और इन्होंने ऐसा ये हमेशा से करते हैं कि 2014 के बाद में ही सब कुछ हुआ है। एक काम भी आज के सरकार ने नहीं किया। आज के सरकार ने कोई राइट टू, किसी को हक नहीं दिया। खाने का हक हमने दिया, शिक्षण का हक हमने दिया, काम करने का हक हमने दिया। ये सारी चीजें हमने की। लेकिन फिर भी चंद लोगों को आदत है कि जो नहीं किए वो भी मैं किया, ऐसा बोलने का आदत है। ठीक है, उनका कौन सुनेंगे? इतिहास तो गवाह है, इतिहास में लिखा है और लोग भी जानते हैं कौन सा कानून कब बना, किनके लिए बना, कैसा बना, ये लोग भी जानते हैं। तो दोस्तों, आज जो कुछ भी देश में आपको जो डेवलपमेंट दिख रहा है, ये सब कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने ही बहुत कुछ किया। और आज 90% देन कांग्रेस की है। कहीं नाम बदलना हमने नहीं किया। हमने इंसान को, उसके मासी हालत को बदलने की कोशिश की, नाम बदलने की कोशिश नहीं की। और ये क्रेडिट लेने का काम करते हैं, करने दो, लेकिन बहुत दिन ये चलेगा नहीं। बीजेपी की दरअसल एक राजनीतिक सोच रही है कि हमेशा दर्द को कुरेदते रहो। और इसीलिए बीजेपी आने के बाद में अब 14 अगस्त विभिस्का दिवस के रूप में बीजेपी मनाती है कि हमारा बंटवारा हुआ, खून खराबा हुआ, उस चीज के रूप में। और कल विभिस्का दिवस के ऊपर योगी आदित्यनाथ वो कह रहे हैं कि अगर मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो कोई बाल बांका नहीं कर पाता। आज भी तो मोदी जी हैं। आज क्यों पहलगाम हो रहा है?
आज क्यों पुलवामा हो रहा है, आज क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार हमें बोल रहा है कि भाई हमने सीज फायर करवा दिया वरना ये हो जाता वो हो जाता। सुनिए एक बार योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। अगर कोई विस्थापित हिंदू को, विस्थापित सिख को, विस्थापित बौद्ध को, विस्थापित जैन को, विस्थापित पारसी को भारत सरकार अपनी लैंड दे करके उसको बसाना चाहती और नागरिकता देना चाहती, तो आपको परेशानी क्या हो रही है? लेकिन विरोध किया गया और उस विरोध को कौन मजबूती से पीछे से पुशअप कर रहा था? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। इनका वो चेहरा भी तो आपने देखा होगा। यानी ये वास्तविक दोषी है 1947 के विभाजन के भी और 1947 के कत्लेआम के भी। अगर उस समय मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाता। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा प्रधानमंत्री होता तो भारत की एकता को कोई खंडित नहीं कर पाता। इसके बाद में कांग्रेस की तरफ से इस पर जवाब आया है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने जवाब दिया है और उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी अगर उस वक्त में नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री अगर होता तो भारत के 565 टुकड़े हो जाते। नरेंद्र मोदी साहब जाति धर्म के नाम पर या अलग अलग जो है वो गुजरात मॉडल जिस तरीके से एक वो जो अपनी क्षेत्रीयता को लेकर के वो चलते हैं, क्या 565 जो रियासतें उस वक्त में इकट्ठा की गई थी उनको नरेंद्र मोदी कर पाते? आजादी के समय अगर नरेंद्र मोदी जी जैसा कोई प्रधानमंत्री या मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो आदरणीय योगी जी देश के 565 टुकड़े हो चुके होते। जो शख्स जब से प्रधानमंत्री बना है तब से भारत का क्षेत्रफल कम किया है इन्होंने। जो शख्स सिर्फ हिंदू मुसलमान करता हो, जिस शख्स के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहादुर सेना पीओके लेने के लिए खड़ी हुई हो और वो कथित रूप से कायरता से डोनाल्ड ट्रंप के कहने से जो है सीज फायर करा दे, वो क्या देश की सीमाओं की रक्षा करते? वो क्या भारत को एक बनाते, अखंड बनाते? मोदी जी के समय में अगर देश आजाद हुआ होता तो देश के 565 टुकड़े हो गए होते। ये अपने आप में ध्रुव सत्य है। मोदी का आज का जो भाषण रहा, ऐसा लगा कि बहुत हल्के अंदाज में वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी का आज का जो भाषण रहा वो ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी किसी तरीके से वही पुरानी कुछ चीजें उनको नई पैकिंग में डाल करके ठोस मजबूत लाइनें और ठोस मजबूत सरकार की उपलब्धि दिखाई नहीं दी। ऐसा कोई ठोस मजबूत रोड मैप अगले एक साल के लिए वो दिखाई नहीं दिया। 15 अगस्त पर जब प्रधानमंत्री का भाषण होता है तो वो यही बताते हैं कि बीते एक साल में हमने क्या किया है और अगले एक साल में हम क्या करने वाले हैं। ये मोटे तौर पर एक खाका वो पेश किया जाता है। लाल किले पर प्रधानमंत्री के भाषण का यही मतलब होता है कि वो देश को बताते हैं कि हमने एक साल में, बीते एक साल में हमने कितनी प्रगति कर ली है और अगले आने वाले एक साल में हमारे पास में क्या रोड मैप है, हम क्या करने वाले हैं। लेकिन मोदी जी ने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के किसी तरीके से बस आज स्पीच पूरी कर दी। सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है। मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, समय हमारा है, अवसर हमारा है, संकल्प हमारा है। आइए सपनों को संकल्प बनाए, संकल्प को सामर्थ्य बनाए और सामर्थ्य को सफलता में बदल के रहे। आइए हर कदम को विकास का कदम बनाए, कदम से कदम मिलाए, मन से मन मिलाए, लक्ष्य से जुड़े रहे। एक दीप से जले दीप हजारों, आओ मिलकर विकसित भारत बनाए। इसी एक भावना के साथ इस मंगल पर्व पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
इस वक्त में सरकार नाजुक विकेट पर है। एक ऐसी पिच पर सरकार है जहां पर लगातार बाउंसर आ रही है, और ऐसे में नरेंद्र मोदी का यह भाषण क्या वाकई नया जोश जगाता है या फिर सरकार के अंदर कुछ बचा नहीं है, इस बात को दिखाने का काम कर रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।